हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी विद जानवी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें हम तो ये एक तरह के मतलब जैसा कि शब्दों से पता चल रहा है, नीति निर्देश, नीति बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसको? स्टेट को दिए गए हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। और स्टेट हमें कैसे बनाना है, क्या उसमें गाइडलाइंस रखनी है, उसके लिए स्टेट को दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हें ही हम डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, जो मूल संविधान था उसमें डीपीएसपी नहीं थे। ठीक है, डीपीएसपी को बाद में ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। काफ़ी सारे 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं और अलग अलग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए डीपीएसपी में। ठीक है, तो आर्टिकल्स की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी में आर्टिकल शामिल किए गए हैं, और जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, और आयरलैंड ने किससे लिए थे? स्पेन से। ये पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो स्पेन से आयरलैंड लिए और हमने आयरलैंड से। ठीक है, लेटर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किए गए हैं, मूल संविधान में ये नहीं थे। गाइडलाइंस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी केप्ट इन माइंड वाइल फॉर्मिंग लॉज एंड पॉलिसीज। मैंने भी बताया था आपको कि लॉज और पॉलिसीज मेकिंग के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है, किसको? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। जो ये ऐसे कंबाइंड रूप में गए हैं कि तो हमारे स्टेट को ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि उसको कैसा स्टेट बनाना है, कौन सी डेमोक्रेसी प्रोवाइड लोगों को करनी है उसके लिए। ठीक है, तो ये जो डीपीएसपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन्ड है। ठीक है, 3 में पार्ट्स की बात करूँ तो पार्ट 1 में आता है आपका 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल, जिसमें स्टेट और इसकी टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। जो पार्ट सेकेंड है उसमें 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल मेंशन किए गए हैं, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में और उसके प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, और हम थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें 12 से लेकर 35 तक जो अपने फंडामेंटल राइट हैं वो जो पार्ट थर्ड है उसमें है। ठीक है, और जो सिटीजनशिप के प्रावधान है, एकल नागरिकता के प्रावधान है, वो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसी तरह डीपीएसपी आयरलैंड से ली गई। ठीक है, यूज टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ एनी लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को चेक करने के लिए किसी भी लॉ मेकिंग के लिए ये निर्देश है। ठीक है, इट इज़ अ पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव राइट। ओके, देखिए यहीं हम बात करें फंडामेंटल राइट की तो वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब देखिए पॉजिटिव क्यों है ये। ठीक है, तो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि स्टेट को दिए गए हैं ये, कि स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट के अगेंस्ट नहीं दिए गए। स्टेट को ये कार्य करने के लिए बोला गया है कि आप ऐसे वेलफेयर स्टेट का निर्माण कीजिए। कहने का मतलब आप सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट नहीं करती तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यदि आप कोर्ट में गए तो कोई भी ऐसा लॉ मेकिंग नहीं हो सकता है आपके डीपीएसपी के उल्लंघन के लिए। ठीक है, तो इसलिए इन्हें पॉजिटिव राइट्स बोला जाता है। और यही मूल अधिकार जो अपने पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, क्योंकि यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, और स्टेट को ये ऑब्लिगेशन दी गई है। ठीक है, कि आपको मूल अधिकारों, क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइड हमें किए गए हैं, तो मूल अधिकारों का जो पालना है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करें आर्टिकल्स की, तो जैसा कि मैंने बताया आपको 36 से 51 तक मेंशन है। 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, जो कि आर्टिकल 12 में दी गई है। 12 में आर्टिकल जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो क्या दी गई है कि स्टेट क्या इंक्लूड करता है? गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके अलावा पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, और सारी लोकल और अदर बॉडीज़ हैं वो इसके अंदर आती हैं। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर आती है अपनी दोनों। ठीक है, तो स्टेट की परिभाषा में जब भी आप आगे स्टेट हम बोलेंगे तो हम उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो अभी मैंने बताई हैं आपको। ठीक है, आर्टिकल 37 में हम देखें तो दे आर नॉन जस्टिशिएबल। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यदि आपके डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, और कोर्ट ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती आपके अधिकारों के डीपीएसपी के उल्लंघन के लिए। दे आर नॉन जस्टिशिएबल राइट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई एनी कोर्ट। ओके, कोई भी कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं करा सकती है आपके यदि अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, मतलब डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो। अब डीपीएसपी के बारे में कई लोगों ने कई चीज़ें बताई हैं कि डीपीएसपी को, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो उन्होंने नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है कि ये हमारे संविधान की नवीन विशेषताएं हैं।
ठीक है। और भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेंबल करते हैं, यानी उसके जैसे ही इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। जैसे कि 95 का जो एक्ट है उसमें गवर्नर जनरल होता है, तो गवर्नर जनरल जैसे उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे आपको रूल मेकिंग करनी है, रूल फॉलो करने हैं। कौन देता है? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। ठीक है। ऐसे ही हमारे ये दिशा निर्देश हैं स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपको कैसे लॉ मेकिंग करनी है, कैसे आपको स्टेट में सुविधाएं प्रदान करनी है लोगों को। ठीक है। डिस्क्राइब डीपीएसपी एज कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, कि ये संविधान की मूलभूत आत्मा है, ये संविधान की मूल आत्मा है, ऐसा कहते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, जो कि फेडरलिज्म के बारे में क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिन्होंने इंडिया का बताया है। ऐसे ही मैनिफेस्टो ऑफ एम्स और एस्पिरेशन बोलते हैं इसको केसी बियरे। और केसी बियरे इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में कहते हैं कि क्वाजी फेडरलिज्म है ये, क्वाजी फेडरलिज्म। ठीक है। मतलब कि जो हमारा जो संविधान, सॉरी, डीपीएसपी है वो एम्स मतलब लक्ष्यों का और आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है। चेक पेबल बाय द बैंक एट इट्स ओन कॉन्साइंस। केटी शाहजी ऐसा कहते हैं कि ये एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी मर्जी से पे करती है, अपनी ओन, अपनी स्वयं की इच्छा से पे करती है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, इनको इनके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, नहीं हम विधि निर्माण नहीं करवा सकते, लॉ मेकिंग नहीं करवा सकते। ठीक है। तो यदि स्टेट चाहे तो ऐसा कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं करे। ठीक है। मॉरल परसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ऐसा कहा है बी एन राव जी ने, जो कि भारत के विधिक कॉन्स्टिट्यूशन के विधिक सलाहकार थे। मॉरल परसेप्ट्स मतलब कि नैतिक उपदेश हैं ये, आपको फॉलो करना चाहिए ऐसा। ठीक है। तो ये शुड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, शुड। ओके। अब शुड में ऑब्लिगेशन तो होती नहीं, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है। डीपीएसपी सीक टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और वहीं मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट की, तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है। दे एम्बडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल, ये वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे क्योंकि ये सोशल इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं, और लोगों के कल्याण की भावनाएं स्टेट को यहाँ पे दी जाती हैं, कहने का मतलब। तो आपको एक ऐसा स्टेट बनाना है जहाँ लोगों के कल्याण की भावनाएं शामिल हों। ठीक है। अब हम दो आर्टिकल को पहले ही बता चुके, 36 और 37 को। इसमें क्या है? स्टेट की डेफिनेशन, और ये नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है। आगे हम बात करें आर्टिकल 38 की, तो इसमें वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कौन सी जस्टिस प्रमोट करनी है आपको? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रमोट करनी है लोगों के कल्याण के लिए। और बाद में इसमें ऐड किया गया है एंड टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। आपको जो असमानताएं इनकम में, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, फैसिलिटी में कम करनी है। ठीक है। ये ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन है ये ऐड की गई थी बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 39, जिसमें देखिए आप अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, ये मैं आपको बाद में, ये ट्रिक है आपको याद रखने की। जो 39 के सब क्लॉजेज हैं, जो 6 सब क्लॉज हैं, उनको याद करने की ट्रिक है। बाकी 39 में जो मेंशन किया गया है वो लोगों की, जो हमें सिटीजन्स की आजीविका बढ़ानी है, इक्वल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वेल्थ और मींस का कंसंट्रेशन रोकना है, इक्वल पे करना है। ठीक है। और वर्कर और चिल्ड्रंस के फोर्सिबल अब्यूज़ को रोकना है, चिल्ड्रंस के हेल्दी डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ये सब 39 में बात की गई है। 39 ए की बात करें तो हम फ्री लीगल एड, मतलब कि फ्री कानूनी सहायता देने की यहाँ पर बात करी गई है आर्टिकल 39 ए में। ठीक है। आर्टिकल 40, ओके, ये फ्री लीगल एड टू पुअर, इसमें थोड़ा ऐड कर लीजिए, फ्री लीगल एड टू पुअर, और इक्वल जस्टिस की बात करी गई है, इक्वल जस्टिस। ठीक है। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत का गठन, विलेज पंचायत, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख रखा है क्योंकि आप जब कभी बाद में वीडियो देखेंगे या पीपीटी देखेंगे तो आपको एक
माइंड मैप रहेगा, ठीक है, क्या इसमें बात की गई है। विलेज पंचायत की बात की गई है क्योंकि हमें ऑर्गेनाइज करना है किसको, विलेज पंचायत को। क्यों? क्योंकि ताकि वो सेल्फ गवर्न हो सके, ठीक है। स्वशासन की इकाई के रूप में हमें विलेज पंचायत का गठन करना है। 41 की बात करें तो राइट टू वर्क, एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई है, लोगों को काम और शिक्षा प्रदान करनी है। आर्टिकल 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन की बात करी गई है, ठीक है, मतलब वर्किंग कंडीशन जो है अच्छी होनी चाहिए, लोगों को काम के साथ वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करनी है। और मैटरनिटी लीव्स, जो मातृत्व जो छुट्टियां हैं, सहायता है, वो आपको प्रदान करनी है। क्योंकि जैसे कोई औरत, जब आपको पता है प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसको पहले भी कुछ लीव्स चाहिए होती है और बाद में बच्चा बच्चा डिलीवर होने के बाद भी कुछ लीव चाहिए होती है। तो इस पे इस परिस्थिति में उन पर कोई प्रेशर नहीं बने, इसलिए मैटरनिटी लीव्स की यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 42 में। 43 में हम बात करें तो लिविंग वेजेस की बात की गई है कि वेतन भत्ता फिक्स होना चाहिए फॉर वर्कर्स, ठीक है, ताकि वो काम के लिए प्रमोट हो सके। ऐसा नहीं कि कभी कितना ऐसे करके, उनका एक लिविंग वेजेस फिक्स होना चाहिए, उनको भत्ता मजदूरी टाइम पे मिलनी चाहिए और एक फिक्स मजदूरी मिलनी चाहिए उनके काम के अनुसार। आर्टिकल 43A की बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को, भागीदारी को प्रमोट करता है किसमें, उद्योग प्रबंधन में, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखें तो ओके 43A 43B, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की यहाँ पे बात की गई है कि स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उनका फॉर्मेशन करने के लिए जो स्वायत्त संस्थाएं हैं इनको प्रमोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि इनसे जो अभी मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में बताया था 43A में कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स बढ़ाना है हमें। तो जब यदि जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, यदि कोई छोटा ग्रुप है, जैसे कि मजदूरों का कोई ग्रुप है या महिलाओं का कोई ग्रुप है, कोई काम करना चाहता है, तो उसको स्टेट प्रमोट करेगी ताकि वो स्वायत्त अपना काम कर सके, ठीक है। ओके 44 में हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है सिटीजन्स के लिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम आगे आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। और इन्हीं मैं आर्टिकल 36 से लेके 44 तक आपको ट्रिक बताने वाली हूँ आगे। एक बार आप 39 के सब क्लॉजेस देख लीजिए। ए में लाइवलीहुड की बात की गई है, मटेरियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है आर्टिकल 39V में। और सी में कंसल्टेशन, मतलब कि आपको जो सेंट्रलाइजेशन है मटेरियल का, रिसोर्सेज का, वो आपको रोकना है। पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ सेक्सेस, मतलब वुमेन और मैन कोई भी हो, दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे करना है। और वर्कर्स के हेल्थ और स्ट्रेंथ को सपोर्ट करना है और उनका अब्यूज़ रोकना है, ठीक है। फोर्सिबल जो अब्यूज़ है उनको, फोर्सिबल अब्यूज़ उनका रोकना है। और चिल्ड्रंस की हेल्दी डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, हेल्दी डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ठीक है। ओके अब हम देख लेते हैं, एक बार ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ओके तो देखिए हम शुरू से देखते हैं। 36 में क्या बात की गई थी, स्टेट की डेफिनेशन की। 37 में जो नॉन जस्टिशिएबल हैं, ये नॉन इन्फोर्शिएबल हैं या फिर जस्टिशिएबल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 38 की। तो अब थोड़ा हम ध्यान से एक कहानी अपने मन में, मतलब आप फोकस करिएगा और एक कहानी सुनिए कि एक जो एलडीसी था, ठीक है, एक एलडीसी था और वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए एक एलडीसी, ओके, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए एक एलडीसी 39 से हम बात करें, एलडीसी एक पीएचसी सेंटर में, पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता है, ठीक है। एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए एक एलडीसी एक पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता है, एक पीएचसी में काम करता है। तो ये इसके सब क्लॉजेस हो जाएंगे ABCDE एंड देन F, ओके। तो एलडीसी पीएचसी किसमें है, 39 के सब क्लॉजेस हैं, ओके। तो एल मतलब लाइवलीहुड,
ठीक है, मतलब आजीविका, जो मैं बताया था आपको, सिटीजन्स के लिए आजीविका आप स्टेट प्रदान करेगी। और डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल मटेरियल का, इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है अमंग सिटीजन्स। ओके, सी से मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको रोकना है या फिर सेंट्रलाइजेशन रोकना है, किसका, वेल्थ और मीन्स का सेंट्रलाइजेशन रोकना है आपको, कंसंट्रेशन रोकना है और उसको इक्वली सबके बीच में प्रोवाइड कराना है। ठीक है, और पे मतलब पे फॉर इक्वल वर्क, पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, मेंस और वुमेन्स को आपको दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे करना है। एच से बात करें तो हेल्थ, किसकी हेल्थ, हेल्थ ऑफ वर्कर्स। ओके, आपको वर्कर्स की हेल्थ प्रमोट करनी है, फोर्सिबल अब्यूज रोकना है। पीछे सब लिखा हुआ है, मैं आपको बस यहाँ पे एक याद कराने के लिए लिख रही हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, सी में, सी का मतलब चिल्ड्रंस की हेल्थ प्रमोट करनी है, चिल्ड्रंस हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रंस का करना है। ठीक है, तो एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए एक एलडीसी पीएचसी यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता है। अब आप एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एल मतलब लाइवलीहुड, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सी से कंसंट्रेशन रोकना है, पी पे पे करना है इक्वली, एच से हेल्थ ऑफ वर्कर्स प्रमोट करना है, फोर्सिबल अब्यूज रोकना है, सी से चिल्ड्रंस का हेल्दी डेवलपमेंट करना है। ठीक है, एलडीसी गोज टू पीएससी। अब क्यों जा रहा है भाई, वो इतना उसने उस एलडीसी ने पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम किया। अब ठीक है, अब कैसे ठीक है, अब कैसे करे वो, कैसे मतलब हेल्दी डेवलपमेंट करे, वर्कर्स को हेल्थी मतलब हेल्थ उनकी प्रमोट करे, इक्वल वर्क करे, कैसे करे वो। तो उसने क्या किया, 39A के तहत लीगल, फ्री लीगल एड देना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों को फ्री लीगल एड टू पुअर्स कह लो, सिटीजन्स कह लो। ठीक है, तो उसने फ्री लीगल एड देना शुरू कर दिया लोगों को। ठीक है, और उसने क्या किया फिर, अब एड देगा ऐसे सब करेगा तो उसको एक ऑफिस तो चाहिए ना, तो उसने विलेज पंचायत का गठन किया, विलेज पंचायत का गठन किया ताकि वहाँ पर लोग आ सकें, फ्री लीगल एड ले सकें। ठीक है, 40 में विलेज पंचायत का उसने गठन किया और फिर विलेज पंचायत का गठन करने के बाद उसने उन लोगों को वर्क और एजुकेशन प्रोवाइड करवाई। ठीक है, अब भाई काम भी दिलवा दिया, शिक्षा भी दिलवा दी। ठीक है, अब वहाँ पे वर्किंग कंडीशन भी तो देखनी होंगी ना, वर्किंग कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए वहाँ पे। तो वर्किंग कंडीशन, मैटरनिटी लीव्स, इन सब पे ध्यान दिया। और उसके बाद भाई सारी कुछ हो गया, उनको पढ़ाई भी करवा दी, वर्किंग कंडीशन भी ठीक कर दी। अब उनको कुछ पैसा मिलेगा तभी तो काम करेंगे, तो उनको वेजेस मिल रहा है नहीं मिल रहा, वेजेस। ठीक है, तो उसने 43 के अंदर वेजेस की व्यवस्था करी। 43A में उसने क्या किया, भाई अब इतना सब काम कर दिया तो वो भाई उसकी खुद की भी तो लाइफ है ना, तो उसको कुछ करना होगा, उसको जाना भी होगा। तो उसने क्या किया, जो वर्कर्स थे, जो पार्टी, उनका जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, उनका पार्टिसिपेशन, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया, किसमें, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। ठीक है, उद्योग प्रबंधन में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया। भाई पार्टिसिपेट होंगे वो तो खुद काम कर लेंगे। और पार्टिसिपेट होने के बाद क्या किया, उनको काम के लिए एक जगह प्रदान कर दी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और चला गया। 43B में उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी की व्यवस्था कर दी, 44 में यूसीसी। अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप देख लीजिए। एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए एक एलडीसी पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता था। और उसने जो ये सब करने के लिए क्या किया, उसने फ्री लीगल एड देना शुरू किया पुअर्स को। उसके लिए उसने विलेज पंचायत का गठन किया, 41 के तहत वर्क और एजुकेशन लोगों को दी, वहाँ की वर्किंग कंडीशन ठीक करी, फिर उनको वेतन भत्ते की उनकी व्यवस्था करी, और फिर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा के इंडस्ट्री और मैनेजमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के वो चला गया। और 44 में यूसीसी। अब याद हो गया ना आपको। आप 2-3 बार इन ट्रिक्स को रिवीजन कर लीजिए, लिखिए। आप एलडीसी पीएससी लिखिए, फिर उसके आगे क्या है वो सब लिखिए, तो आपको 100% ये सब याद हो जाएगा और आपके एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होंगे।
आगे हम देखते हैं। तो 44 तक हमने बात कर ली थी। आर्टिकल 45, इनकी भी देखिए मैं आगे आपको ट्रिक बताऊंगी एक और। अभी अब यहाँ तक की एक ट्रिक हो गई, और अभी उससे आगे हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में ट्रिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 45 में बात करते हैं जो स्टेट को अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है, ठीक है। जो अपने आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर ही है। जैसे बच्चों को दलिया वगैरह ये सब देना, ये सब 0 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की ये व्यवस्था की जाती है, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंदर ही आता है, ठीक है। आर्टिकल 46 में उसको क्या करना है, स्टेट को प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, जो SC ST है और अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना है। Article 47, duty of the state to raise the level of nutrition as standard of living to and to improve public health। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने हैं, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना है। और देखिए आप इसमें एक और चीज़ लिख लीजिए, एक और चीज़ लिख लीजिए, टू प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। जो नशीले पदार्थ हैं उनके कंजम्पशन पर रोक लगानी है, ठीक है, ये भी स्टेट का काम है। 48 में बात की गई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की, मतलब कि आपको एग्रीकल्चर प्रमोट करना है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है, जानवरों की रक्षा करनी है। और एक और चीज़ इसमें लिखिए आप, स्लॉटर, स्लॉटर रोकना है, काउज का, काव्स का, इनका जो दुधारू पशु हैं उनके स्लॉटर को रोकना है। स्लॉटर मतलब जैसे मांस वगैरह के लिए काटे जाते हैं जानवर, या गौ हत्या की जाती है, वो आपको सब रोकना है, ठीक है। अवैध इनको ले जाया जाता है, ये सब आपको रोकना है, ठीक है। आर्टिकल 48 में प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की आपको सेफ गार्डिंग करनी है, इम्प्रूवमेंट करना है एनवायरनमेंट का, इनको प्रोटेक्ट करके। और आर्टिकल 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट के जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय जो चीज़ें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी आपको प्रोटेक्शन करनी है। आर्टिकल 50 में सेपरेशन कर दिया जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, जो न्यायपालिका है उसका कार्यपालिका से सेपरेशन है। 51 में 4 सब क्लॉजेज हैं, जिसमें इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना है, मेंटेन जस्ट रिलेशन, नेशंस के बीच में रिलेशन मेंटेन करना है आपको, फॉस्टर रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी में जो संगठित लोग हैं उनको दूसरों से अच्छे से संबंध बना के रखने हैं, रेस्पेक्ट उनके बीच में होनी चाहिए। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं, वाद विवाद हैं, उनको आपको सेटलमेंट करना है, अच्छे से शांति से उनको सुलझाना है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ तक के लिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने 36 से 44 तक देख लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 से लेके 51 तक, ओके। तो देखिए, जब उसने जो LDC था वो PHC गया, और उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के लास्ट में वो UCC हो गया, है ना, और वो चला गया, ठीक है। उसके बाद भाई उसकी शादी संबंध हो गए, उसके बच्चे बच्चे हो गए, तो वो काम के लिए वापस जाएगा, लोगों का ध्यान तो बहुत रख लिया, अपने बच्चों की भी तो बारी आएगी। तो उसने 45 में क्या किया, उसने गवर्नमेंट से बोला भाई मेरे बच्चों को चाइल्डहुड केयर दो। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर की उसने डिमांड की, किसको, 0 to 6 years के बच्चों को, ठीक है। बच्चों की डिमांड कर लिया, भाई अच्छा आदमी तो है ना, वो है ना कि दूसरों का, मतलब कई लोग होते हैं ना कि जो दूसरों की भलाई करने से रुक नहीं पाते खुद को, तो ये वैसा ही था कुछ। 46 में उसने क्या किया, जो अपने दलित भाई बहन थे, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे, अदर वीकर सेक्शन के, ठीक है, उनको क्या है, उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट किया उसने, उनके हितों की बात की, ठीक है, शिक्षा में। 47 में फिर उसने क्या किया भाई, अब ये उनको एजुकेशन दे दी, तो और लोग भी तो हैं, श्रमिक मजदूर वगैरह नशा वशा करते हैं, तो उनका क्या करना है, न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करना है,
न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करना है। और क्या घटाना है? जो वो नशा करते हैं, इंटॉक्सिक पदार्थों को लेते हैं, इंटॉक्सिक जो ड्रिंक्स हैं उनके सेवन को कम करना है। ठीक है, फिर उसने क्या किया भाई, सेवन कम कर दिया इनका। अब जब नशा छोड़ दिया तो कुछ तो खाएंगे पिएंगे। क्या खाएंगे पिएंगे? दूध पिएंगे। तो दूध पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट करनी पड़ेगी। एनिमल हस्बेंड्री। क्या खाएंगे? अनाज खाएंगे, तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना होगा। फिर उसने क्या किया 48A में कि अब भाई दूध वूध पी लिया, तंदुरुस्त हो गए, अब क्या करेंगे? इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करवाओ इनसे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करवाओ। मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करवाओ। देखिए स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा मत, आपको पढ़ने से मतलब है। मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करवाओ। 50 में जुडिशरी को सेपरेट कर दो। किससे? एग्जीक्यूटिव से। 51 में 51 का प्रसाद चढ़ाओ और शांति प्रमोट करो, इंटरनेशनल पीस प्रमोट करो। ठीक है, तो LDC गोज टू PHC। उसके बाद क्या हुआ? लीगल एड देना शुरू किया उसने, विलेज पंचायत का गठन कर दिया उसके लिए। फिर कार्य जो वर्क और एजुकेशन दी 41 में। 42 में उसने वर्किंग कंडीशन ठीक करी। 43 में फिर उनको वेजेस मिल रहा है नहीं मिल रहा वो उसको देखा। 43A में क्या किया? वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में बढ़ाया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में बढ़ाया। 43B में क्या किया? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। 44 में क्या किया? यूसीसी आ जाता है। ठीक है, तो 45 में उसने क्या किया? उसके बच्चे बच्चे हो गए, इसको चाइल्डहुड केयर आपको स्टेट को देनी है। चाइल्डहुड केयर के बाद उसने अपने दलित भाई बहनों की एजुकेशन को प्रमोट किया, उनका न्यूट्रिशन लेवल मतलब राइज करवाया। ठीक है, और फिर उसने क्या किया? उनको दूध वूध पिलाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया। उनका जो काऊ वगैरह है उनका स्लॉटर रोका। फिर उनसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करवाया, फिर उनसे मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करवाए। 50 में जुडिशरी सेपरेट हो गई एग्जीक्यूटिव से। 51 में 51 का प्रसाद चढ़ा के इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है अच्छे से, आप इनको लिख लिख के याद करें, मेरा तो यही एडवाइस है ना। और आपको 100% DPSP में कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं। मैं सबसे ज़्यादा DPSP बोलती थी और मुझे सबसे अच्छे से DPSP ही याद है। तो आप 100% इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, आपके कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं गलत होंगे, इस बात की गारंटी है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से जो DPSP हैं वो ऐड किए गए। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि पुअर वर्कर चाइल्ड इन्वायरमेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि गरीब मजदूर के बच्चों से इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करवाओ, गरीब मजदूरों के बच्चों से इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करवाओ, गरीब मजदूरों के बच्चों से इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करवाओ। ठीक है, तो पुअर ये किस में आएगा? फ्री लीगल एड टू पुअर 39A में। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स 43A। ओके, चाइल्ड के हेल्दी डेवलपमेंट को आपको प्रमोट करना है 39F। इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करवाना है 48A। ओके, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट आर्टिकल 38। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए तो LDC PHC गया था, टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002। 44th 1978। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी DPSP ऐड की गई? 45। अब देखिए 45 जो मतलब आर्टिकल होता है जो कोई भी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है। तो अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल ऐड नहीं किया जाता, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल ऐड किया जाता है लेकिन 45 पहले से था। और उसमें क्या लिखा हुआ था पहले कि 6 से 14 साल के बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, पर अब फिर उस सब्जेक्ट को चेंज कर दिया गया और वो कहाँ पे रख दिया गया है? 21A में, जो कि फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पे क्या सब्जेक्ट रख दिया गया? 0 से 6 साल के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है। ठीक है, और ये 45 जो अपना DPSP है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। और ये भी जो फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया वो भी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही
ऐड किया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक ऐड की गई है कि गार्डियन की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाए, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं। ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जो बाद में लास्ट में ऐड की गई थी। हम कभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2011 में हुआ था, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया है 43B। ओके, अब हम इस एक लाइन लिखी गई है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। डीपीएसपी हेल्प जुडिशरी टू वैलिडेट एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। कि कहने का मतलब ये है कि जैसे आप, यदि आप सवाल करें कि स्टेट, यदि स्टेट फॉलो नहीं करे डीपीएसपी को तो क्या, तो भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट फॉलो नहीं करे तो आप कोई स्टेट के ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। वो डीपीएसपी सिर्फ हेल्प करती हैं जुडिशरी की, कि आप कोई भी लॉ बनाएं उससे पहले ये वैलिडेट करें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। जो भी लेजिस्लेचर जो भी लॉ बना रही है उसको जुडिशरी देखे, मतलब डीपीएसपी की हेल्प लेके उसको वैलिडेट करे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि ये बिल्कुल इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इम्पॉर्टेंट क्या, कि इनको 3 मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप आर्टिकल देख के, यदि पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल, जो कौन सी डीपीएसपी है, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैं बात करूँ तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे है ये। और जो श्रमिकों को वेतन भत्ते की बात है, ये भी गांधी जी के ऐसे विचार थे कि मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर होना चाहिए। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। वेलफेयर स्टेट की बात है तो वो सोशलिस्ट भी है, गांधीयन पॉलिसीज पे भी है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। और ये एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं, पर यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो 100% आप उसको समझ जाएंगे कि कौन सी गांधीयन प्रिंसिपल है और कौन सी सोशलिस्ट। ओके, लिबरल प्रिंसिपल अम्बेडकर जी के विचारों से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, अब हम 2-3 केस पढ़ लेते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिलेटेड है। चंपकन दोराई राजन केस 1951। तो जो चंपकन दोराई राजन केस था, इसमें एक ब्राह्मण गर्ल थी चंपकन दोराई राजन। उसके साथ क्या हुआ था, वो एक मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन लेना था, पर उसका रिजर्वेशन की वजह से उसको सीट नहीं मिली और उसका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और बोलती है कि मेरे राइट टू इक्वलिटी का एवोल्यूशन हुआ है, राइट टू इक्वलिटी का, ठीक है। मेरे समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, किसके तहत, आर्टिकल 15(1) के तहत और 29(2) के तहत, जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट। 15(1) में क्या लिखा गया है कि धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग और जाति के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और 29(2) में लिखा हुआ है कि जैसे कि जो स्टेट के द्वारा जो स्टेट के द्वारा संचालित कोई एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें प्रवेश पर, उसमें एडमिशन लेने पर आप धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट हमेशा ओवर डीपीएसपी रहेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट को ही ऊपर रखा जाएगा डीपीएसपी के, और फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, ठीक है। लेकिन फिर उसमें जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें उसका एडमिशन नहीं हुआ था, वो बोला कि मैंने फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन नहीं किया है, मैंने तो डीपीएसपी को फॉलो किया है, जो कि SC ST जो अदर वीकर सेक्शन है उनके एजुकेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। ठीक है, तो भाई उसमें इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि जो मूल अधिकार है उसमें क्या वर्णन किया गया है कि स्टेट द्वारा संचालित, मतलब कि यदि स्टेट ने, यदि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी फंडिंग से कोई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यदि बना है, तो वो उसमें आपको जो एडमिशन है उसके उसमें कोई भेदभाव आपको नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कोई पर्सनल किसी ने ऐसा इंस्टीट्यूशन खोला है जिसमें SC ST के लिए ही उसने सीटें रखी हैं, तो वो ऐसा कर सकता है, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस जो हम देखते हैं, गोलकनाथ केस 1967 में आया है। इसमें क्या होता है, ये एक लैंड केस है, जो संपत्ति का केस था, फार्म लैंड होती है एक, ठीक है। तो पंजाब में जो 2 भाई थे, हेनरी और विलियम, उनकी जो फार्म लैंड थी, काफ़ी उनकी बड़ी ज़मीन थी पंजाब में। और एक दिन
सोशलिज्म के नाम पर, या कह लो खुद के कुछ काम के नाम पर, गवर्नमेंट कहती है कि ये ज़मीन हम आपसे लेंगे और आपको एक ज़मीन का स्मॉल पोर्शन आपको दे देंगे। तो भाई जब उनके द्वारा कमाई हुई संपत्ति है वो कैसे दे देते? तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने बोला कि हमारे तो आर्टिकल जो हमारे संपत्ति के अधिकार का जो 31A में लिखा गया है कि संपत्ति का अधिग्रहण की बात की गई है आर्टिकल फंडामेंटल राइट में 31 में, कि आपके द्वारा संपत्ति अधिग्रहण आप कर सकते हैं और आपके द्वारा कमाई गई संपत्ति आप ही की है, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है पार्लियामेंट ऐसे फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकती, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट बोलती है कि भाई हम ले सकते हैं, हम फंडामेंटल राइट में अमेंड कर सकते हैं। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उन्होंने किया, पार्लियामेंट ने, संसद ने किया, और उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, उसमें बोलते हैं, उसमें पार्लियामेंट बोलती है कि नो लॉ विच सीक टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39B and C shall be declared null and void on grounds of article 14 and 19, no such law shall be questioned in any court। ओके, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट कहना चाहती है कि आर्टिकल 14 या 19, और इसमें आप एक और ऐड कीजिए 31 जो C या 31A कह लीजिए, है ना, ये जो आर्टिकल हैं इनके आधार पर यदि कोई DPSP 39 का B और C का उल्लंघन करता है, कौन सा 39B और C? LDC। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है B में और C से कंसंट्रेशन रोकना है। तो इनके आधार पर यदि कोई इनको कह के कि मेरे तो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा, या फिर यदि बना तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसा पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा। फिर उसने बाद में बात कही है कि नो सच लॉ शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, और कोर्ट में ऐसा कोई, इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं किया जाएगा। तो ये बात आ जाती है जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू। तो कोर्ट कहता है आपकी सारी बातें सही है कि आप अमेंड कर सकते हैं, आप इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आप जुडिशियल रिव्यू को मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर? तो केशवानंद भारती केस में ये मेंशन किया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप उसको मतलब फंडामेंटल राइट्स हाउएवर कैन नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकती। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? देखिए, वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी संविधान में लिखित नहीं है, लेकिन उसको परिभाषित किया गया है, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना को लेकर भी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। लास्ट में केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आता है और वो प्रस्तावना उसमें संविधान जो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। ठीक है, तो कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि आपका जो 24th है वो भी सही है, 25th है वो भी, उसका फर्स्ट जो प्रोविज़न है जो आपने कही कि मतलब 39B और C के आधार पर उनको 14, 19 इनको जो मतलब कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो सेकंड प्रोविज़न था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको नहीं माना जा सकता, कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा जिसको कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है। बिल्कुल कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट केस हम देखते हैं मिनर्वा मिल केस 1980 में, जो कि ये केशवानंद भारती केस और इनके बाद आया। उसके बारे में ये जब इतनी सारी लड़ाइयाँ चलती रही फंडामेंटल राइट और DPSP को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये बैलेंस है बिटवीन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट और DPSP का बैलेंस है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, वो आधार है संविधान का। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस फंडामेंटल राइट और DPSP में दी गए हैं, आप एक बार देख लीजिए। नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, ये नेगेटिव राइट्स हैं, मैंने आपको बताया था नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ये पॉजिटिव राइट्स हैं क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट नहीं मिलते, ये स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। जे आर जस्टिशिएबल हैं, कैन लीगली इन्फोर्स किए जा सकते हैं, यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो लीगली आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, आप लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते।
एम टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये इस्टेब्लिश करते हैं। यहीं पे डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। लीगल सैंक्शन, ओके, मतलब आपको लीगली आपको इनको मतलब स्टेट को अधिकार दिए, लीगली बताया जाता है कि आपको ये पालना इनकी करनी ही है। और ये एक नैतिक, मॉरल और पॉलिटिकल है कि आपको एक नैतिक दायित्व जो स्टेट को दिए जाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। क्यों? वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। ये इंडिविजुअल को मिलते हैं, व्यक्तिगत हैं, और ये सोशल पूरे समाज को मिलते हैं। ऑटोमेटिकली एनफोर्स विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल लेजिस्लेशन, एडिशनल कोई लेजिस्लेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इन्फोर्स हो जाते हैं। रिक्वायर लेजिस्लेटिव, ओके, इनको इनेक्ट करने के लिए लेजिस्लेटिव रिक्वायर होती है। और कैन कोर्ट्स कैन इनवैलिडेट लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का यदि वायलेशन होता है तो कोर्ट लॉ ऐसी विधि बना सकती है आपके फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर फीडबैक शेयर करना। ठीक है, आप इस वीडियो को यदि आप एक दो बार यदि 2.5 या 1.5 या 2x पे देखते हैं तो आपकी DPSP 100% क्लियर हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।